हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करा रही हूँ। चैप्टर 7 आपका सिलेबस में से कट चुका है। ये सिलेबस आपका HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग है और क्लास 11th का है। तो आपको पता है मैंने आपका बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने आपको पहले 6 चैप्टर करा दिए। उनमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस थे, वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। आपको पता ही है कि एकाकी व्यापार में भी बहुत सारी कमियां थी। एकाकी व्यापार की कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ और साझेदारी में भी बहुत सारी कमियां मिली, जिन कमियों को दूर करने के लिए हमें किसका जन्म हुआ? कंपनी का जन्म हुआ। बड़े आकार के व्यवसाय के लिए पूंजी का अभाव, असीमित दायित्व, प्रबंधन की क्षमता की कमी, स्थायित्व की कमी आदि ऐसे दोष है जो एकाकी व्यापार और साझेदारी दोनों में मिलते हैं। मतलब साझेदारी में भी और एकाकी व्यापार में भी पूंजी का अभाव पाया जाता है, असीमित दायित्व होते हैं, प्रबंधन की क्षमता की कमी मिलती है, स्थायित्व की कमी मिलती है। इसलिए क्या है, इन सीमाओं को दूर करने के लिए कंपनियों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कंपनियों की पूंजी को थोड़े थोड़े मूल्य के अंशों में विभक्त कर दिया जाता है। मतलब जब एक कंपनी के पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उसके हर एक भाग को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, जिसके फलस्वरूप हर अमीर व गरीब व्यक्ति को उनको खरीदने की क्षमता रखता है। सीमित दायित्व का लालच भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कंपनी में जो लोग होते हैं उनका दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी में स्थायित्व का गुण होता है। मतलब ये स्थायी रहती है, ये काम परमानेंट चलता रहता है, इसका परपीचुअल सेशन होता है। मतलब ये कंपनी में चाहे कोई व्यक्ति आए या जाए या किसी की मृत्यु हो, कोई दिवालिया हो, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी लगातार हमारी चलती रहती है। इस प्रकार लगभग वे सभी कमियां जो एकाकी व्यापार और साझेदारी में होती है, उनको दूर करने के लिए आधुनिक व्यवसाय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को कंपनी संगठन के माध्यम से संतुष्ट कर दिया गया। मतलब एकाकी और साझेदारी में जो कमियां होती थी वो कंपनी बना के पूरी कर दी गई। ठीक है। अब कंपनी का मीनिंग बात करते हैं। कंपनी का क्या मीनिंग होता है? कंपनी व्यवसायी संगठन का वह प्रारूप है जिसकी स्थापना लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐच्छिक संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत है। मतलब जब सभी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर क्या सोचते हैं? अपनी इच्छा से क्या कंपनी बनाने की सोचते हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, तो उसको हम कंपनी कहते हैं। कंपनी में क्योंकि अनेक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं, उसमें एक व्यक्ति की पूंजी नहीं होती, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की पूंजी लगी होती है, इसलिए इसे संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहा जाती है, क्योंकि इसमें संयुक्त रूप से पूंजी लगी होती है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है। मतलब ये अंशों में डिवाइड हम कंपनी के क्या कर देते हैं? पूंजी को डिवाइड कर देते हैं। इसके सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। कंपनी का कारोबार स्थायी होता है। मतलब दायित्व भी इसका सीमित होता है, इसमें असीमित दायित्व नहीं होता। और जो कारोबार है वो क्या होता है? आपका स्थायी होता है, ये लगातार चलती रहती है। अभी तक भारत में कंपनी का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, मतलब जो कंपनी एक्ट है वो कौन सा है? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत होता है। लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो चुका है। ठीक है, पहले 1956 था, अब क्या है? 2013 आपका जो एक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको ये वाली याद करनी है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से जिसका निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम, मतलब कंपनी अधिनियम 1956 या पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। ठीक है, तो ये आपका इसकी डेफिनेशन होगी। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे पूछ ले कि कंपनी के फीचर क्या है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको इसका मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको फीचर जो आपसे पूछे गए ये लिख के, उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, तब जाके आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो बात करती है इसके फीचर्स की। फीचर क्या क्या है इसके? व्यक्तियों का समामेलित संघ, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। कंपनी कुछ व्यक्तियों का समामेलित अथवा पंजीकृत संघ है। अधिनियम के अंतर्गत कोई अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्ति और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर कंपनी का निर्माण करते हैं। अतः कंपनी का एक ऐसा संघ है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति है तथा जिनका पंजीकरण अनिवार्य। मतलब एक व्यक्ति मिलकर कंपनी नहीं बना सकता। कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की इच्छा होनी चाहिए, बहुत सारे व्यक्तियों की संयुक्त रूप से पूंजी लगनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कंपनी शुरू करता है तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और निजी कंपनी में कितने होने चाहिए? 2 मेंबर होने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति कोई भी कंपनी नहीं बना सकता।
सार्वजनिक कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए और निजी कंपनी में 2 कम से कम मेंबर होने चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जन्म देने वाली कोई मां नहीं होती, बल्कि इसका जन्म विधान के अंतर्गत होता है। मतलब इसका अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है, जन्म होता है। ये एक ऐसा अदृश्य व्यक्ति है जिसका न कोई शरीर होता है, न कोई आत्मा होती है। कंपनी अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह शारीरिक कार्य तो नहीं कर सकती, परंतु इसको किसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने, अपने स्वामित्व में संपत्ति रखने व प्राप्त संपत्ति को बेचने, विनिमय पत्र लिखने आदि के कानूनी अधिकार। मतलब इसको जन्म देने वाली कोई माँ नहीं होती, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सिर्फ इसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको फील कर सकते हैं, उनको देख सकते, मतलब देख नहीं सकते। जैसे कोई पर्सन है वो अच्छा काम कर रहा है तो हम उस पर्सन को बधाई दे सकते हैं, वैसे लेकिन कंपनी जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन कंपनी अपने क्या लिए न्यायालय में अपने लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है। अगर कोई मेंबर उसके खिलाफ कोई केस कर रहा है तो उस केस को लड़ सकती है। और कंपनी किसके द्वारा निर्मित होती है, विधान द्वारा वो निर्मित होती है। थर्ड पॉइंट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, दावा कर सकती है और इस पर दावा भी किया जा सकता है। सभी दायित्व व संपत्तियां कंपनी के स्वयं के होते हैं, न कि कंपनी के स्वामियों के। साझेदारी संगठन की बातें, कंपनी के सदस्य कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए बाध्य नहीं होते और न ही कंपनी इसके सदस्य। मतलब जो कंपनी होती है और कंपनी के मेंबर्स होती है उनका सेपरेट लीगल मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी अपने अलग से कोई भी वो एक्टिविटी कर सकती है। इसी तरह कंपनी के जो मेंबर है वो दावा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, कंपनी अपने लिए अलग से दावा प्रस्तुत कर सकती है। मतलब एक दूसरे के कार्य के लिए वो एक दूसरे को नहीं बांध सकते, उनका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, वो अलग अलग अपने लिए कार्य कर सकती है। उसके बाद है परपीचुअल सक्सेशन, मैंने आपको बताया स्थायी अस्तित्व होता है कंपनी का। जैसे कंपनी का जीवन व्यावसायिक संगठन के अन्य प्रारूपों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति इसलिए इसकी स्वाभाविक मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब इसकी जो कंपनी है वो लगातार चलती रहती है। अगर किसी की मृत्यु हो, कोई आए जाए या कोई दिवालिया हो जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी लगातार चलती रहती है। इसलिए कहा भी गया है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, मतलब मेंबर्स आए या मेंबर्स जाए, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, लेकिन कंपनी हमारी चलती रहेगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें बात करते हैं कंपनी में अंशधारियों का दायित्व प्राय उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है। यह प्राय शब्द का तात्पर्य है कि कंपनी असीमित दायित्व तथा गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। मतलब जितना कंपनी के मेंबर्स ने क्या किया है, अंश खरीदे है, वो उतने का ही भुगतान करेंगे, इससे ज़्यादा का वो भुगतान नहीं करेंगे। मतलब उन कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसके बाद 6 पॉइंट है आपका कॉमन सील होती है। कंपनी की कॉमन सील होती है, उसको मुद्रा बोल सकते हैं, जिस पर कंपनी का नाम खुदा होता है। जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रपत्र होते हैं इंपॉर्टेंट, उन सब पे वो स्टैंप लगता है। एक तरह स्टैंप बोलेंगे उसको हम इंग्लिश में, वो स्टैंप सब पे लगता है, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद है 7 पॉइंट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर्स, अंशों की हस्तांतरणशीलता। सार्वजनिक कंपनी के अंश स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित, मतलब अगर कोई सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो अपने अंशों को क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन एक निजी कंपनी अगर अपने अंशों को ट्रांसफ़र करना चाहती है तो उसको क्या है, परमिशन लेनी पड़ती है। अर्थात इनके क्रय विक्रय पर कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं होता, न ही साझेदारी व्यवसाय की भांति अन्य सदस्यों से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो निजी कंपनी है वो अपने अंश को हस्तांतरण नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो उसे केंद्रीय सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। 8 पॉइंट है स्वामित्व और प्रबंध का अलग होना, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी व्यवसाय में अंशधारियों की संख्या अधिक होने और उनके दूर दूर बिखरे के कारण, मतलब जो अंशधारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही जगह पर सारे अंशधारी नहीं होते, कोई कहीं होता है। जैसे कोई काम हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा से बाहर है कोई व्यक्ति, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, तो उनके जो अंशधारी है वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो कंपनी के हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या कर देते हैं, संचालक मंडल की नियुक्ति कर देती है, जो क्या है सारे कार्य की देखरेख
करते हैं। उसके बाद है 9th पॉइंट, जोखिम सहन करना, रिस्क बियरिंग। एकाकी व्यवसाय में समस्त जोखिम एक ही व्यक्ति का होता है और साझेदारी में कुछ व्यक्तियों को उठाना पड़ता है, लेकिन कंपनी में अनेक व्यक्ति होते हैं और किसी को भी उसका भार महसूस नहीं होता। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अगर जोखिम हो भी जाए तो इतना पता नहीं चलता जोखिम का, क्योंकि जोखिम उठाने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे आपके फीचर्स कंपनी के। उम्मीद है आपको सारे फीचर समझ आ गए होंगे। ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।